आज के सेशन में हम लोग राज्य के प्रतीक चिन्हों से अवगत होंगे और राज्य के प्रतीक चिन्ह कितने इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चंस सॉल्व किया है या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये भ्रम रहता है कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और ये हमें आते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही वो रॉन्ग करके आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी हासिल हो सके। और मैं ये चाहूँगी इस प्रकार के बिल्कुल इजी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपकी कोई भी गलती ना हो इस बार। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनामिका शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राज्य के प्रतीक चिन्ह जो है, भारत जो गणराज्य है इसमें राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीकों की जो भांति होती है वो क्या होता है, नेशनल सिंबल्स कह सकते हैं इसे हम। प्रत्येक राज्य की अपनी एक भौगोलिक स्थिति एवं वन तथा वन्य प्राणी संपदा के परिप्रेक्ष्य में राज्य प्रतीकों की भांति जो है इसको निर्धारित किया जाता है। अब राज्य गठन के पश्चात जब सन 2001 में शासन द्वारा राज्य प्रतीकों का निर्धारण किया गया, इनमें से जो राज्य चिन्हों के साथ साथ राज्य पशु के रूप में कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी के रूप में हिमालयी मोर अर्थात जिसे मुनाल कहते हैं, राज्य वृक्ष के रूप में बुरांस तथा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को निर्धारित किया गया। और ये जो प्रतीक चिन्ह है हमारे राज्य की संपदा है तथा इनका संरक्षण एवं जो प्रजाति संवर्धन है ये राज्य सरकार साथ साथ सामान्य नागरिकों का भी, राज्य सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी दायित्व होता है। तो राज्य चिन्ह से सबसे पहले हम लोग परिचित होते हैं जो कि स्टेट का एक सिंबल होता है पर्टिकुलर। तो राज्य के जो प्रतीक चिन्ह में एक गोलाकार आकृति है और उसमें 3 पर्वतों की श्रृंखला है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके मध्य में सम्राट अशोक की लाट है और जिसके नीचे जो मुंडकोपनिषद है उससे लिया गया है और एक वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तथा इसका जो पाद प्रदेश में जो अवध किए हुए गंगा की लहरें दी गई हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये लहर टाइप की लहर वाली जो लाइनिंग दी गई है नीचे, कितना है काउंट करिए, 1 2 3 4 लाइन्स। ये भी एग्जाम रिपीटेड है कि जो ये प्रतीक चिन्ह है इसके नीचे जो गंगा की लहरों को दिखाया गया है, गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें इजीली 1 नंबर दे जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हम कर लेंगे। तो उस समय जब क्वेश्चन को सॉल्व करने आप लोग बैठते हो स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हो और इन क्वेश्चनों को रॉन्ग करके आ जाते हो। ठीक है। और उसके बाद यह प्रतीक चिन्ह जो राज्य सरकार के सभी अभिलेख जो होते हैं उसमें सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है सम्मान के साथ। ठीक है। अब बात करेंगे हम कस्तूरी मृग के बारे में जो कि राज्य पशु घोषित किया गया है, जिसे कि हिमालयन मस्क डियर के नाम से हम लोग जानते हैं। और कस्तूरी मृग उत्तराखंड तथा देश के अन्य हिमालयी प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, जो कि पर्वतीय श्रृंखलाओं पर लगभग 3600 से 4000 मीटर की जो ऊंचाई है उसके ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं ये पशु। ये एक दुर्लभ प्राणी है तथा मृग प्रजाति का होने पर जो मृग प्रजाति का होता है उसका जो सामान्य मृगों की भांति जो है इसका जीवन चक्र और खान पान और शारीरिक रचना एवं व्यवहार भी अपेक्षाकृत अदर जो मृग होते हैं, जो हिरन होते हैं, उससे जो है ये अलग होता है। वस्तुतः यह मृगों की आदिम जाति होती है, ये आदिम जाति की प्राणी है। और कस्तूरी मृग की
मुख्यतः 4 प्रजातियाँ होती हैं, जो कि रूस में और चाइना में, नेपाल में और भारत के मध्य हिमालयी जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? और उत्तराखंड की बात करें तो ये भ्यूंडार अर्थात फूलों की घाटी, हरसिल और केदारनाथ आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिक जगत में इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक जगत में इसे मास्कस काइसोगास्टर कहा जाता है और कस्तूरी मृग का जो रंग होता है वो भूरा होता है तथा ये इसके ऊपर कैसे धब्बे होते हैं? काले और पीले रंग के गोल-गोल डॉट्स टाइप के बने होते हैं। इसका जो है कद लगभग सामान्यतः काफ़ी छोटा होता है और नर तथा मादा जो इसका जो फीमेल और मेल होता है, मृग का जो रंग होता है और कद होता है, बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन एक केवल नर मृग में ही नुकीले जो है दाँत जो है बाहर को जो निकले होते हैं, वो इसकी पहचान होती है कि ये नर मृग है। तो मुँह से निकले हुए जो दाँत होते हैं पीछे की ओर झुके हुए होते हैं और इन दाँतों का उपयोग रक्षात्मक अपनी रक्षा करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं और विशेष प्रकार की जड़ी-बूटियों को खोदने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। नर की जो पूँछ होती है वो क्या पूँछ पर बाल नहीं होते हैं और इनकी जो त्वचा होती है वो घने बालों की एक परत होती है, मुलायम सा रेशमी सा होता है इसकी स्किन। जो बाल होते हैं ना, बालों की वजह से सॉफ्टनेस होती है और इनके सींग नहीं होते हैं, किंतु केवल जो नर मृग होते हैं, नर मृग में ही जो है कस्तूरी पाई जाती है, जो कस्तूरी होती है। जो 1 साल की उम्र वाला जो मृग होता है उसके बाद ही बनना प्रारंभ होती है उनकी बॉडी में तथा 3 साल की जब उम्र होती है, 3 साल के एज में जब हो जाता है ये मृग, कस्तूरी इसके अंदर बन जाती है, पूरा मिल जाता है हमें। एक बार प्राप्त कर सकते हैं और इसे फिर से 3 साल अब जब ये 3 ईयर का हो जाता है कंप्लीटली तब इस बार एक बार हम लोग इससे कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं, फिर 3 ईयर फिर से वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें फिर से इससे कस्तूरी प्राप्त हो सकती है। तो कस्तूरी नर के जो पेट के पास निचला भाग होता है, उसका जननांग होता है। जननांग के समीप जो विशेष प्रकार की ग्रंथि का स्राव होता है, उससे ही ये उदर की एक चमड़ी के नीचे स्थित एक थैली-नुमा आकृति में इकट्ठी हो जाती है, एक छोटी-सी गाँठ जैसी बन जाती है, उसके अंदर जो है ये कस्तूरी एकत्रित होती रहती है। अब मृग को मारकर इस थैली में से ही कस्तूरी प्राप्त की जाती है, तो इसीलिए क्या है अवैध जो है ये मृगों को पकड़ा जाता है, इसीलिए जो इसकी प्रजाति जो है धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, मतलब कम होने लगे हैं ये। अब एक मृग में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम कस्तूरी जो है पाई जाती है और औषधि उद्योग में जो कस्तूरी का जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, किन-किन रोगों में की दवाइयाँ, मेडिसिन्स बन सकती हैं, वो जानिए दमा में, मिर्गी में और निमोनिया, टाइफाइड और हृदय रोग इस प्रकार की बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, उसकी औषधि बनाने में इस कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः 1 किलो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए 80 मृगों की हत्या की जाती है। इस प्रकार से जो है इनकी तादाद कम हो रही है और विश्व में इस प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं कि मृगों को मारे बिना कस्तूरी शेष में ट्यूब लगाकर कस्तूरी प्राप्त की जा सके और चीन में इस क्योंकि एक विशेष अगर मृग को पकड़ लिया जाए उससे ट्यूब के द्वारा भी उसे निकाल सकते हैं लेकिन क्या करते हैं जो इसको पकड़ लेते हैं जो अ, अवैध रूप से जंगलों में घुस जाते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं मृगों की हत्या कर देते हैं थोड़ा सा लालच के कारण और चीन में इस प्रक्रिया से मृगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चाइना जो है आगे बढ़ रहा है अदर कंट्रीज से क्यों? क्योंकि वो कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए मृगों की हत्या नहीं कर रहा है और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कस्तूरी को प्राप्त भी कर रहा है और उनकी जो प्रजाति है उनकी भी रक्षा हो रही है। और 1 ग्राम कस्तूरी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग कितनी होती है? $65 और भारत में लगभग ये कीमत कितनी हो जाती है? 10,000 रुपए तक की होती है और अपनी अनमोल धरोहर के कारण यह निरीह प्राणी लगातार की जा रही हत्याओं से निरंतर कम होता जा रहा है और एक विशेष जो सर्वेक्षण हुआ था सन 1970 में जबकि कस्तूरी मृग क्षेत्र जो है 0 से 4 और अधिकतम जो है 3 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर कस्तूरी मृगों की संख्या थी लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये 0 वर्ष से 1 और 0 से 2.8 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है इसकी प्रजाति इतनी कम होती गई है अब जो है
थोड़ी-थोड़ी जो है क्या हो रहा है लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी है। लेकिन सर्वप्रथम 1952 में जो बाघों के संरक्षण के साथ ही कस्तूरी मृग को संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया और उसके पश्चात ही उत्तर प्रदेश शासन जब था उस समय 1974 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र चमोली तथा पिथौरागढ़ में खोले गए और जिसके अंतर्गत क्या किया गया, पिथौरागढ़ में महरू और चमोली में कांचुला खर्क एवं सन 1982 में यूनेस्को की सहायता से जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क वाइल्ड हेरिटेज के माध्यम से कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र खोले गए और इसके अलावा डीडी हाट, धारचूला और मुंशियारी तहसीलों के कुछ क्षेत्रों में अस्कोट कस्तूरी मृग विहार घोषित किया गया है। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है, एक झाड़ी नुमा वृक्ष होता है, पौधा होता है, कह सकते हैं उसे श्रब कहते हैं इंग्लिश में। वो केदार पाती होता है, वो इसको खाना बहुत ही पसंद होता है। तो प्रिय आहार भी पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है, तो क्या है, झाड़ी नुमा केदार पाती। इसके डंठल में जो खुशबू होने के कारण जो शिकारी कस्तूरी मृग के साथ साथ परफ्यूम तथा धूप बनाने के लिए इस पौधे का भी दोहन करते हैं और ये जो पौधा इसको पसंद है वो क्या करते हैं, जो शिकारी लोग आते हैं अवैध जो घुसते हैं जंगलों में, वो इसके जो इनका जो आहार प्रिय आहार इसको भी ये लोग क्या करें, दोहन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है इन पत्तों में जिसको ये खाते हैं। इसमें कस्तूरी मृग के जो भोजन पर भी अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। तो इसीलिए सबको अवेयर हो जाना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र वासियों को। अब सेकंड जानेंगे हम राज्य पक्षी के बारे में जो कि है मोनाल। तो मोनाल जो है हमारा उत्तराखंड देवभूमि का राज्य पक्षी घोषित किया गया है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाने वाला पक्षी है जो कि विश्व के सुंदरतम पक्षियों में से एक है। और उत्तराखंड के जो अतिरिक्त सामान्य स्थलाकृति रचना वाले जो निकटवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश का भी यह राज्य पक्षी था। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ का राज्य पक्षी क्या घोषित किया गया है, जुजुराना घोषित किया गया है और जो है मोर जैसी आकृति होती है इसकी और इसे हिमालयी मयूर भी इसीलिए कहा जाता है। और नर मोनाल के सिर पे जो है कलगी होती है जैसे कि मोर के सिर के ऊपर होती है और यह मादा मोनाल से सुंदर होता है जो जो नर मोनाल होता है। वैज्ञानिक जगत में इसे लोफोपोरस इम्पीजेनस कहा जाता है और दुर्लभ प्रजाति के इस पक्षी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सन 1972 के 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था तथा इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया गया था। स्थानीय भाषा में मुनियाल या मनियाल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि मोनाल जो होता है उसका स्थानीय नाम क्या है, तो क्या लिख सकते हैं, मुनियाल या मनियाल। नर मोनाल लगभग क्या होता है, 1.5 मीटर ऊंचाई का होता है जिसका रंग सामान्य रूप से हरा, नीला, भूरा और गुलाबी होता है। ये मिश्रित होता है, बहुत ही सुंदर इसके पंख होते हैं। हिमालय के हिमच्छादित उच्चस्थ क्षेत्रों में बर्फ पड़ने पर मोनाल नीचे घाटियों में उतर जाते हैं और उनमें प्रजनन प्रक्रिया वर्ष में क्या होती है, 2 बार होती है और ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, बर्फ की परतों के ऊपर ही एक बार में 4 से अधिक अंडे देते हैं। और हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों एवं वृक्षों के तनों में जो है लगी हुई कई काई होती है, जो वृक्षों के तनों में जो काई जैसी जमा हो जाती है ना, काई से यह अपना उदर पोषण करती है, अपना पेट भरती है। ये इसको बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और केंद्र सरकार की वन्य प्राणी संरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए प्रदेश शासन भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का यथावत पालन करते हुए मोनाल के शिकार पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और साथ ही ये अर्थदंड एवं सजा का भी प्रावधान रखा गया है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो क्या है, आलू इसका प्रिय आहार है। नेक्स्ट हम जानेंगे राज्य वृक्ष के बारे में जो कि है बुरांश। और बुरांश वृक्ष जो है प्रदेश के मध्य हिमालयी
समढाल एवं निम्न शिखर क्षेत्रों में लगभग 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह वर्ष भर हरा रहने वाला सदाबहार वृक्ष है और जिसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में रोडोडेंड्रन आर्बोरियम कहा जाता है। औषधीय गुणों तथा चटक लाल रंग के पुष्प के कारण ही बुरांस के वृक्षों को राज्य वृक्ष घोषित किया है और इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। और बुरांस के जो वृक्षों की औसत ऊंचाई होती है वो होती है 6 से 8 मीटर तक की लगभग होती है। और निम्न शिखर क्षेत्रों में इसके फूलों का रंग कैसा होता है? लाल होता है, जहाँ पे ऊंचाई कम होती है, और उसके बाद जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका रंग जो है हल्का होकर 4000 मीटर के ऊंचाई तक इसका रंग जो है वाइट होने लगता है। तो फूलों के खिलने का मौसम वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है। अप्रैल मई में बुरांस के लाल गुलाबी फूलों से सारा जंगल खिल उठता है। गढ़वाल कुमाऊं की जो गौरवशाली सैन्य परंपरा में बुरांस के फूलों को वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। चरक संहिता में भी बुरांस के औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है। और बुरांस के पुष्पों का उपयोग मोस्टली हृदय संबंधी रोगों तथा उच्च रक्तचाप अर्थात क्या हाई ब्लड प्रेशर की औषधि में और रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन फूलों से जेली बनाई जाती है और क्या होता है, इससे चटनी भी बनाई जाती है। प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों का यह आकर्षण का केंद्र है और बुरांश वृक्ष तथा उसके रक्त वर्णी चटक लाल रंग के पुष्पों का विशेष आकर्षण से पर्यटक बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये वृक्ष जो है देश के उत्तरी प्रदेश यथा कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के समान अक्षांशों पर पाया जाता है। स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं? बुरुंसी बुरुंसी भी कहते हैं। और कश्मीर में अगर कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कश्मीर में बुरांस को किस नाम से जाना जाता है, तो आडवल के नाम से कश्मीर में बुरांस को जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसों नाम से जाना जाता है। तो बुरांस के एक वृक्ष पर लगभग 1000 पुष्प एक साथ खिलते हैं। तो सोचिए कि कितना मनोरम दृश्य होता होगा इस वृक्ष को देखने में, जिससे वृक्ष तथा वृक्षों से आच्छादित पर्वत श्रेणी का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक हो जाता है। कहीं कहीं तो लगता है मानो जंगल में वृक्षों पर आग के गोले लगा दिए गए हैं और इस तरह से ये जगमगाता है रेड कलर का ये इसके पुष्प। गढ़वाली लोकगीतों में भी इसका जो है वर्णन किया गया है। नव यौवन के साथ इसकी युक्ति दी गई है। अब जानेंगे राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बारे में। तो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल लगभग 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा से नीचे असंख्य प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। इसमें दिव्य सुगंध वाला पुष्प ब्रह्मकमल सर्वाधिक सुंदर है। पौराणिक भारतीय ग्रंथों में भी ब्रह्मकमल का उल्लेख किया गया है और ब्रह्मकमल के जो कलर होता है ये पर्पल कलर का अर्थात बैगनी रंग का होता है और ये पुष्प जो है गुच्छों में खिलते हैं जो श्वेत पीत और पत्रों के प्रवर्त में घिरे होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं व्हाइटिश और येलोइश होते हैं थोड़े से। ये हर मौसम में पाया जाता है और वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सुसोरिया अबवेलेटा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो प्रदेश के दुर्गम चट्टानी क्षेत्रों तथा मखमली घास से आच्छादित बुग्यालों में उगने के कारण यह देव पुष्प तथा ब्रह्मकमल नाम से विभूषित किया गया है, जो कि विश्व भर में इस पुष्प की लगभग 4000 प्रजातियां पाई जाती है और हमारे जो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजाति पाई जाती है। पौधों की जो इसकी ऊंचाई होती है सामान्यतः 20 सेंटीमीटर होती है और इसका जो पुष्प गुच्छ होता है 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। वर्षा ऋतु में यह पुष्प अपने पूर्ण यौवन में पूरी तरह से ये खिल जाता है और समस्त वातावरण को अपनी दिव्य सुगंध से सराबोर कर देता है। और दुर्लभ प्रजाति के इस फूल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में देखा गया था कि जो ब्रह्मकमल है राज्य पुष्प, इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या है? कौलपदम।
इस प्रकार के छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिससे को देख के स्टूडेंट्स को लगता है ये तो बहुत ही ईज़ी है, और उस समय जब ऑप्शन होते हैं तो उसको देख के स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। अब दिसंबर से अगस्त का मंथ होता है, अगस्त से सितंबर के जो महीना होता है, उसमें यह पुष्प अपने पूरे संपूर्ण क्षेत्र में खिलना प्रारंभ होता है। तभी जो है नंदा देवी होती है माता हमारी, और उसके जब फेस्टिवल होता है नंदाष्टमी माता का, नंदाष्टमी, और नंदाष्टमी के पर्व पर जो है देवालयों में जितने मंदिर होते हैं उसमें ये पुष्प अर्पण किया जाता है माता को। साथ ही पूजा अर्चना भी की जाती है और उसकी पंखुड़ियाँ प्रसाद के रूप में वितरित भी की जाती है। स्थानीय निवासी की अगाध श्रद्धा के कारण ब्रह्मकमल को पवित्र पुष्प माना जाता है तथा पूजन के उद्देश्य के अतिरिक्त इसको तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये देव पुष्प माना जाता है और ये देवता को ही अर्पण किया जाता है। और केदारनाथ में भगवान शंकर जी को भी इसे चढ़ाया जाता है। जब ईश्वर की आराधना करनी हो तभी इस पुष्प को तोड़ा जाता है, नहीं अन्यथा इस वृक्ष को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरा मानते हैं। उत्तरकाशी की हर की दून, टोंस घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, टिहरी के खतलिंग हिमानी चमोली में जो बुग्याल हैं, फूलों की घाटी में, रुद्रनाथ में, रुद्रप्रयाग में, और जनपद के केदार घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, पुष्प कुंड, और बागेश्वर में जो कफनी है, और सुंदरडुंगा, पिंडारी ग्लेशियर तथा पिथौरागढ़ में जो मिलम हिमनद है उसके पास ब्रह्मकमल की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। और साथ ही साथ विश्वविख्यात फूलों की घाटी का नैसर्गिक सौंदर्य मोस्टली इसी पुष्पों की वजह से दुगना प्रतीत होता है। देखने में बहुत ही मनोहर दृश्य होता है और इस पुष्प का औषधीय महत्व भी कम नहीं है। इसकी जड़ों को पीसकर जो है लेप लगाने से हड्डी जो टूट जाती है तो फिर उस पे अगर लगाया जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हीलिंग पावर होती है। साथ ही साथ उदर के जितने रोग होते हैं पेट के या फिर मूत्र का जो विकार होता है, यूरिन प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी यह पुष्प औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।